अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। थर्मोडाइनामिक्स में अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक करना शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम लोग हीट के बारे में देखेंगे, थर्मल एनर्जी के बारे में देखेंगे, टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, थर्मल कांटेक्ट क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है और जीरो लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। लेकिन ये तमाम बातें बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो लॉज ऑफ थर्मोडाइनामिक्स हैं उनमें जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो सबसे पहले डिस्कवर हुए थे। और ये जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जिसको जीरोथ लॉ कहते हैं ये सबसे एंड पे डिस्कवर हुआ था। थोड़ा सा हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे इनके बारे में। सपोज आप लोगों के पास ये दो बॉडीज हैं, एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है। ये इनके बारे में हम क्या कब हम कह सकते हैं व्हेन दीज टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होंगे तो क्या होगा। एक हॉट बॉडी एक कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में होंगे तो क्या होगा। तो क्या आप लोग बता सकते हैं जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में होता है तो क्या होता है। तो जो हॉट बॉडी से कोई चीज फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है, अभी हमें नहीं पता कि वो कौन सी चीज फ्लो करती है। वो कौन सी चीज जो हॉट बॉडी से फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। ये ऐसे ही है जैसे एक बीकर है उसमें पानी है, आप उस एक बीकर को, सपोज ये एक बीकर इसमें पानी है, आप ये पानी किसी दूसरे खाली बीकर में उंडेल दें तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एक बीकर से दूसरे बीकर में क्या चीज जा रही है। तो जाहिर है आप लोग मुझे कहेंगे पानी जा रहा है, पानी के मालिक्यूल जा रहे हैं। जब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया जाता है तो हॉट बॉडी से कोई चीज फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है। हॉट बॉडी से जो चीज फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है वो क्या है। वो जो कोई चीज है जो हॉट बॉडी से फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है उसको हीट बोलते हैं। अब हीट क्या है, व्हाट इज हीट और इसके यूनिट्स क्या हैं। जो हीट है ये है एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। हॉट बॉडी जो है जो एनर्जी लूज करता है, कोल्ड बॉडी वो एनर्जी गेन करता है। जो हॉट बॉडी ने एनर्जी लूज की है और कोल्ड बॉडी ने एनर्जी गेन की है उसको हम कहते हैं हीट। हीट एनर्जी है जो एक्सचेंज होती है। सपोज मेरे पास कुछ पैसे हैं 1,000 रुपए और मैं किसी को उसमें से 100 रुपए दे देता हूँ, तो जो मेरे पास है वो हीट नहीं है। जो मैं दूसरे शख्स को ट्रांसफर किए हैं वो हीट को एनालॉजी हम हीट से दे सकते हैं। जो एनर्जी एक्सचेंज होती है, हॉट बॉडी के पास कितनी एनर्जी है ये सरोकार नहीं है हमें, कोल्ड बॉडी के पास कितनी एनर्जी है हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हॉट बॉडी से फ्लो करके जो कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी जाती है उसको हम कहते हैं हीट, यानी एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। जो एनर्जी एक्सचेंज होती है, हॉट बॉडी लूज करता है कोल्ड बॉडी गेन करता है। जो हीट के यूनिट हैं वो कैलोरी हैं या जूल हैं। कैलोरी को कैसे डिफाइन किया गया है, हीट नीडेड टू रेज 1 ग्राम वाटर टू 1 डिग्री 1 केल्विन। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको कैलोरी बोलते हैं। जो जूल है साइंटिस्ट, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था ये रिलेशनशिप निकालने के लिए, जिसमें उसने ये साबित किया कि 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। बहुत सारे चीज़ों के ऊपर कैलोरी CAL जो कैपिटल C लिखा होता है, याद रखें कैपिटल C कैलोरी इसका मतलब है किलो कैलोरी। किलो कैलोरी मीन 1000 कैलोरी। तो अगर CAL लिखा हो और कैपिटल CAL लिखा हो तो इसका मतलब है कि इसमें 1000 कैलोरीज, और ये यूनिट आमतौर पे न्यूट्रिशन में यूज होती है। सपोज हमारे पास दो बीकर हैं, इसमें भी पानी है इसमें भी पानी है, एक बीकर में ज्यादा पानी है एक बीकर में थोड़ा पानी है। तो हम अगर ये कहें कि किस बीकर में हीट ज्यादा है, मैं आप लोगों से पूछता हूँ आप लोग बताएं किस बीकर में हीट ज्यादा है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जिसमें ज्यादा पानी उसमें हीट ज्यादा है, जिसमें कम पानी उसमें हीट कम है। याद रखें मैं पहले बता चुका हूं
हीट वो नहीं है, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए कि इसके पास कितनी हीट है, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए कि इसके पास कितनी हीट है। हीट तो वो होती है जो एक्सचेंज होती है। अब इसके पास जो कुछ है वो हम हीट नहीं कह सकते, इसके पास जो कुछ है इसमें हीट नहीं कह सकते। हीट का लफ्ज इस्तेमाल ही तब करते हैं जब एनर्जी फ्लो करे, एनर्जी एक्सचेंज हो। ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए कि किसी बॉडी के पास कितनी हीट है। हाँ, एक और चीज है, ये जो वाटर, इसमें ज्यादा वाटर, इसमें कम वाटर है, हम ये कह सकते हैं कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं, ज़ाहिर है उन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, या इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, हर मॉलिक्यूल की अपनी काइनेटिक एनर्जी है। वो जो इन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है, हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, इन तमाम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी का जो सम है, उसे हम थर्मल एनर्जी कहते हैं। अब चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम भी ज्यादा होगा, यहाँ मॉलिक्यूल कम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी का सम भी कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इसकी थर्मल एनर्जी कम है। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी हीट ज्यादा, हीट कम, क्योंकि हीट का ताल्लुक है एनर्जी एक्सचेंज के साथ, हीट का ताल्लुक एनर्जी एक्सचेंज के साथ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें चूंकि ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इसमें कम मॉलिक्यूल है, इसकी थर्मल एनर्जी कम है। क्योंकि थर्मल एनर्जी होता है तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का जो मजमू है, उसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। मॉलिक्यूल ज्यादा हो, जाहिर थर्मल एनर्जी भी ज्यादा हो। ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि कितनी हीट है और कितनी हीट नहीं। अब ये देखें, हीट इज नॉट अबाउट हाउ मच वन हैज, but it's about how much is exchanged or transferred. Suppose you have 1,000 rupees and you transfer Rs 50 to another person. So this transferred amount is analogy with heat, has analogy with heat. जो ट्रांसफर हुई है वो हीट है, जो हमारे पास 1,000 रुपीज हैं वो हीट नहीं है, जो ट्रांसफर हमने किया वो हीट से एनालॉजी दी जा सकती है। सो द करेक्ट वे ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन इज विच बीकर हैज मोर थर्मल एनर्जी। जिसमें मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी उसकी थर्मल एनर्जी भी ज्यादा होगी। हर मॉलिक्यूल के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, जो काइनेटिक एनर्जी का सम होता है उसको थर्मल एनर्जी कहते हैं। ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कम मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम भी ज्यादा होगा, कम मॉलिक्यूल है तो काइनेटिक एनर्जी का सम भी कम होगा। क्योंकि इसमें अगर ज्यादा मॉलिक्यूल हैं, उन तमाम मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी को जमा करना है हमें, तो ज्यादा मॉलिक्यूल तो सम ज्यादा होगा, कम मॉलिक्यूल सम कम होगा। इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, इसकी थर्मल एनर्जी कम है। ये क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए कि हीट किस में ज्यादा है, क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफर होने वाली अमाउंट का नाम है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है। उसके बाद सपोज हमारे पास ये वाटर है और हम इसको किसी फ्लेम पे हीट करते हैं, तो क्या चीज है जो यहाँ से फ्लो करके यहाँ जा रही है, वो हीट एनर्जी है जो फ्लो करके वहां जा रही है। उसके बाद एक और चीज, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ कहा है, ये वाटर का एक बड़ा बीकर है, ये वाटर का छोटा बीकर है, ये दोनों बीकर हमने एक कमरे में रखे हुए। मैं पूछता हूँ थर्मल एनर्जी किसकी ज्यादा है, आप कहेंगे इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा है। इसकी थर्मल एनर्जी कम है क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। अगर मैं ये कहूँ इन दोनों का टेम्परेचर कितना है, आप इसके अंदर थर्मामीटर डालें, इसने भी रीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड दी है, इसके अंदर थर्मामीटर डालें, इसने भी रीडिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड दी है। इसका मतलब है अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो इसका मतलब है इन दोनों बीकर में कोई चीज ऐसी है जो सेम है। इन दोनों बीकर में जिसने टेम्परेचर मेजर किया है, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम है, अगर टेम्परेचर मॉलिक्यूलों की तादाद पर डिपेंड करता होता, इसका टेम्परेचर ज्यादा होता, इसका कम होता, लेकिन थर्मामीटर ने दोनों में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग दी। इसका मतलब है इन दोनों में कोई चीज सेम है जिसने टेम्परेचर को सेम किया है। वो जो सेम चीज है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी। एवरेज करें इन मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी से जैसी। सपोज इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, तमाम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ तमाम मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी
सेम है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी को हम टेम्परेचर का नाम देते हैं। थर्मल एनर्जी इसकी ज्यादा है, टोटल काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा है इसकी निस्बत, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की इक्वल है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल होने की वजह से टेम्परेचर इक्वल है, क्योंकि मैंने कहा कि कोई चीज इन दोनों बीकर में ऐसी थी जो सेम थी, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो सेम रहा है। तो इन दोनों बीकर में क्या चीज सेम है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है, अब यहाँ पे कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज एवरेज से ज्यादा होगी, कुछ मालिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज एवरेज से कम होगी, लेकिन एवरेज इन दोनों बीकर की जो है वो सेम है। तो टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हीट है जो एनर्जी एक्सचेंज हुई है, थर्मल एनर्जी है टोटल काइनेटिक एनर्जी, और टेम्परेचर है एवरेज काइनेटिक। अब हम देखते हैं कि थर्मल कांटेक्ट क्या होता है। जब सपोज ये एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है और ये ब्रास का ब्लॉक है, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर ज्यादा है और ब्रास का टेम्परेचर कम है, जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ टच कर दिया जाए तो हम कहते हैं ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, हॉट बॉडी से कोई चीज फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ आती है, इसे बोलते हैं थर्मल कांटेक्ट। हॉट बॉडी से कोई चीज फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ आती है, ये थर्मल कांटेक्ट। लेकिन एक और बात, अगर हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी जो है वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए ना हो, टच ना हो रहे हो, तो क्या फिर जो हीट है वो हॉट बॉडी से फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ नहीं जा सकती? जी हीट जाती है। यहाँ पे सपोज एक हॉट बॉडी है, कोल्ड बॉडी है, इन दो बॉडीज को एयर के जरिए अलहदा किया गया है, हवा के जरिए इन दो बॉडीज को अलहदा किया गया है, हवा के जरिए। तो फिर भी कुछ ना कुछ हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ जाती है। तो ये जो हीट यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ जाती है, जिस मेथड के जरिए ये हीट जाती है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। अब जो जब दो बॉडीज एक दूसरे को टच कर रहे हो तो फिर जो हीट यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाती है, ये होता है कंडक्शन। अब अगर इन हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के दरमियान हवा भी ना हो, वैक्यूम हो, तो क्या फिर हॉट बॉडी से हीट फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ नहीं जाती? जाती है, फिर भी जाती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी। सूरज से जो हमारे पास एनर्जी आ रही है, जो सूरज से गर्मी आ रही है या हॉटनेस आ रही है, सूरज उसमें ये तो नहीं है कि हर जगह पे हवा मौजूद है, वो हमारे पास वैक्यूम में से गुजर के आती है। इसका मतलब है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट आती है, चाहे दरमियान में कुछ भी ना हो। इसको बोलते हैं रेडिएशन। वैक्यूम, अगर हवा के जरिए ये ट्रांसफर हो तो ये कन्वेक्शन, वैक्यूम में ट्रांसफर हो तो रेडिएशन, और अगर बिल्कुल टच कर रहे हो तो ट्रांसफर हो तो ये कंडक्शन। तो हीट के ट्रांसफर करने के तीन मोड हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हीट का ट्रांसफर का जो रेट है, स्पीड जो है ट्रांसफर ऑफ हीट की, वो ज्यादा है। कन्वेक्शन में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होती है वो कम रेट पे होती है, कम स्पीड से होती है, और रेडिएशन में और कम स्पीड से होती है। मैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन समझाने के लिए आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप लोग किसी क्लास में बैठे हैं और क्लास में काफ़ी सारे बच्चे हैं, और आप एक बुक जो है क्लास के आखिरी बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप बुक अपने से पिछले बच्चे को दें, वो उससे पिछले को दे, वो उससे पिछले को दे, वो उससे पिछले को दे। तो ये कनेक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही रहते हैं और थोड़ा बहुत मूव करके, वाइब्रेट करके एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, वो कनेक्शन है। बुक आखिरी बच्चे तक पहुंचाने का एक तरीका और भी है, आप खुद बुक लेके जाएं और उस बच्चे को दें। तो ये जो है जिसमें मॉलिक्यूल खुद मूव करके हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करें, उसे कन्वेक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो हॉट बॉडी है इसके साथ जो एयर के मॉलिक्यूल हैं, वो हीट एयर के मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होती है और एयर के मॉलिक्यूल आगे ट्रांसफर, तो मॉलिक्यूल हीट लेके जा रहे हैं कोल्ड बॉडी की तरफ, जिसमें खुद चल के जाए मॉलिक्यूल और एनर्जी किसी को जाके दें, उसे कन्वेक्शन कहते हैं। याद रखें, पहले केस में मॉलिक्यूल चल के नहीं गए, थोड़ी बहुत मूवमेंट मॉलिक्यूल्स ने की। और एक आखिरी तरीका भी है
किताब को आखिरी बच्चे तक पहुंचाने का, वो ये है कि जहां आप बैठे वहां से किताब ऐसे उछाल दें, टॉस कर उसकी तरफ उछाल दें। इसमें आपने किसी को इफेक्ट नहीं किया, रास्ते में कोई चीज इन्वॉल्व नहीं हुई, इसे बोलते हैं रेडिएशन। लेकिन जो थर्मल कॉन्टैक्ट है उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पहले केस से, कि जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी एक दूसरे को टच कर रहे हो, हम कहते हैं ये दोनों बॉडीज थर्मल कॉन्टैक्ट में है, और इस केस में हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। अब फिर क्वेश्चन है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट कब तक ट्रांसफर होती रहेगी, और ये ट्रांसफर होता कैसे है, मैकेनिज्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर क्या है, ये ट्रांसफर होता कैसे है? उसके लिए देखें, जो हॉट बॉडी है इसके मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं। कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट कर रहे हैं। जब हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल से टकराते हैं, या हॉट बॉडी के एटम कोल्ड बॉडी के एटम से टकराते हैं, तो हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कोल्ड बॉडी को ट्रांसफर कर देते हैं। एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी से टकराया तो हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है, कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी को अपनी एनर्जी ट्रांसफर क्यों नहीं करता? हमने जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा कि आप लोगों ने चाय का एक कप बना के रखा हो टेबल के ऊपर और वो चाय का कप ज्यादा गर्म हो जाए और जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाए। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि जो कोल्ड इन्वायरमेंट है वो अपनी एनर्जी उस हॉट चाय के कप को दे दे। हमेशा हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। हमने हमेशा चाय को या रोटी को हमेशा रूम टेम्परेचर पे जब गर्म कर रोटी को रख देते हैं उसको ठंडे होते ही देखा है, ये कभी नहीं देखा वो ज्यादा गर्म हो जाए, ये कभी नहीं देखा। तो ऐसा क्यों है? उसकी वजह ये है, जब हॉट बॉडी के एटम कोल्ड बॉडी से टकराते हैं तो हॉट बॉडी के पास चूंकि एनर्जी ज्यादा होती है, वो तेज से वाइब्रेट करते हैं, वो कोल्ड बॉडी को एनर्जी ट्रांसफर करने के चांसेस उनके ज्यादा है। ऐसे कोई चांस नहीं है कि कोल्ड बॉडी से हीट जो है वो हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो। हॉट बॉडी के एटम अपनी एनर्जी कोल्ड बॉडी को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। स्टैटिस्टिकली ऐसा नहीं होता। जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हॉट बॉडी का एनर्जी लूज करना कोल्ड बॉडी का, ये ऑटोमेटिकली होता है। अगर दो सपोज हॉट बॉडी को आप एक एल्यूमिनियम का ब्लॉक है उसको आप गर्म करके कमरे में रख दें, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा। उसने हीट लूज की है और जो इन्वायरमेंट है उसने हीट गेन कर ली है। हम कहते हैं हॉट बॉडी ने हीट लूज की, कोल्ड बॉडी ने गेन की। ऐसा कभी नहीं होता कि हॉट बॉडी हॉटर हो जाए और कोल्ड बॉडी कोल्डर हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। उसकी वजह ये है, हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल तेज से वाइब्रेट करें, कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता वाइब्रेट करें। जब ये आपस में टकराते हैं, यही चांसेस है कि ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करता है। ये मोर लाइकली है। इसके बारे में डिस्कशन बाद में भी होगी। तो हॉट बॉडी से हीट फ्लो करती है कोल्ड बॉडी की तरफ। कब तक हीट फ्लो करती रहती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। द ट्रांसफर टेक्स प्लेस अंटिल मॉलिक्यूल ऑफ बोथ हैव सेम एवरेज एनर्जी। जब इनकी एवरेज एनर्जी, भी टेम्परेचर का नाम नहीं लेना चाहिए, तब तक हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती रहेगी, जब तक दोनों बॉडी की एनर्जी सेम ना हो जाए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, क्या जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी की एवरेज एनर्जी सेम हो जाती है तो क्या यहाँ से फिर एनर्जी इधर ट्रांसफर नहीं होती? याद रखिए, एनर्जी यहाँ से इधर ट्रांसफर होती है और यहाँ से इधर ट्रांसफर होती है, लेकिन इक्वल रेट हो जाती है। हम कहते हैं नेट फ्लो ऑफ हीट इज जीरो। नेट फ्लो जो है, जितनी एनर्जी इस साइड पे ट्रांसफर होती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, इतनी एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है। तो हम ये कहते हैं नेट फ्लो ऑफ हीट इज जीरो। तो आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम का लफ्ज कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब दो अपोजिंग प्रोसेस इक्वल रेट पे हो रहे हो, हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो अपोजिंग प्रोसेस इक्वल रेट पे हो रहे हैं, ये मत सोचें कि हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के साथ जब कांटेक्ट में आएगा, जब हॉट बॉडी से एनर्जी फ्लो करके कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, जब दोनों बॉडीज की एवरेज एनर्जी एक जैसी हो जाएगी तो मजीद हीट फ्लो नहीं होगी। ये ना सोचें,
हीट फ्लो होती है जब दोनों की एवरेज एनर्जी इक्वल हो जाती है, तो फिर हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ। जितनी एनर्जी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ आती है, इतनी एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ आती है। और हम ये कहते हैं कि अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। कूलिंग अभी भी हो रहे हैं इसके मॉलिक्यूल्स से इसके मॉलिक्यूल्स से, लेकिन नेट फ्लो ऑफ हीट जो है वो जीरो है। तो हम इसको कहते हैं ये थर्मल इक्विलिब्रियम। जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में लाए जाते हैं, हॉट बॉडी से एनर्जी कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर होती रहती है, तब तक ट्रांसफर होती रहती है जब तक दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो जाए। क्या उसके बाद ट्रांसफर नहीं होती? उसके बाद भी ट्रांसफर होती है, लेकिन नेट फ्लो जो है हीट का जीरो है। हॉट बॉडी, अब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी दोनों का एक जैसा हो सकता है टेम्परेचर, एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो चुकी है। अब जितनी एनर्जी फ्लो करके इधर आएगी, इतनी एनर्जी इधर फ्लो करके इधर आएगी। दो अपोजिंग प्रोसेस है, हीट का इधर आना और हीट का इधर आना, ये इक्वल रेट में होने लग जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश हो गया। कीप इन माइंड, इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, वो एस्टैब्लिश हो गया। पहले हमने हीट देखा, हीट है जो एनर्जी एक्सचेंज होती है। उसके बाद थर्मल एनर्जी के बारे में देखा, किसी बॉडी के पास जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। फिर टेम्परेचर के बारे में देखा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसको हम कहते हैं टेम्परेचर। उसके बाद थर्मल कॉन्टैक्ट के बारे में देखा, जब हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में लाए जाते हैं, कोई चीज़ फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, उसको हीट एनर्जी बोलते हैं। कब तक फ्लो करती रहती है? जब तक नेट फ्लो ऑफ हीट जीरो ना हो जाए, या दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो जाए। नेट फ्लो ऑफ हीट जीरो, या दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम ना हो जाए, तब तक हीट फ्लो करती रहती है। जब दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए या नेट फ्लो ऑफ हीट जो है वो जीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि दोनों बॉडीज अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुकी हैं। ये करने के बाद अब हमारे पास है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? याद रखें, if two objects A and B are separated separately in thermal equilibrium with the third object C। अब थर्मल इक्विलिब्रियम की आपको समझ आ गई है। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम हो और नेट फ्लो ऑफ हीट जीरो हो, हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सपोज ये कोई बॉडी सी है, एल्यूमिनियम का ब्लॉक है। ये बॉडी सी जो है एल्यूमिनियम का ब्लॉक है। ये जो बॉडी सी है इसको हम इस वाटर के बीकर में, जिसको ए का, इसमें डिप करते हैं। जब इसको इसमें डिप किया तो ये बॉडी सी और इस बीकर के दरमियान जो है दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई। तो बॉडी सी इस बॉडी ए के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि अब कोई फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा सी से ए की तरफ या ए से सी की तरफ। कोई फ्लो ऑफ हीट नहीं हो रहा। नेट फ्लो ऑफ हीट हो रहा है, लेकिन जितनी हीट फ्लो करके ए से सी की तरफ जाती है, इतनी हीट फ्लो करके सी से ए की तरफ आती है। तो हम कहते हैं ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी सी ए के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो और बॉडी सी यही बॉडी और उसको बीकर बी में डालते हैं, तो यहाँ भी हमने देखा कि इन दोनों के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम है। जितनी एनर्जी सी से बी की तरफ ट्रांसफर हो रही है, इतनी एनर्जी बी से सी की तरफ ट्रांसफर हो रही है, या बी और सी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। जब कोई बॉडी सी सेपरेटली बॉडी ए और बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो वो बॉडी ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब हमने बॉडी सी को ए में डाला, तो सी और ए के दरमियान थर्मल इक्विलिब्रियम है, दोनों की एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम है। इस बॉडी सी की बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसके साथ भी इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो हम कहते हैं जब कोई बॉडी सी सेपरेटली ए और बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब अगर हम देख चुके हैं कि सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में ए के साथ, सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ। अब अगर हम ए और बी को इकट्ठा रख दें और मैं अब पूछूं कि अब इनके दरमियान कोई नेट फ्लो ऑफ हीट है, हम कहेंगे नहीं। इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ एक जैसी है। नेट फ्लो ऑफ हीट जीरो है ना। हीट इधर से फ्लो करके इधर आ रही है, लेकिन जितनी हीट यहाँ से फ्लो करके ए से बी की तरफ आती है, इतनी हीट बी से फ्लो करके ए की तरफ आती है। तो जब कोई बॉडी सी सेपरेटली ए और बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो हम ये कहेंगे कि वो बॉडी ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, उनमें भी कोई नेट फ्लो ऑफ हीट जो है वो नहीं होता। कोई एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है, लेकिन उनमें भी नेट फ्लो ऑफ हीट जीरो है। ए से बी की तरफ जाने वाली हीट और बी से ए की तरफ आने वाली हीट वो आपस में वो थर्मल इक्विलिब्रियम में।
If two objects A and B are separately in thermal equilibrium with a third object C, then A and B will be in thermal equilibrium with each other. C A के साथ और B के साथ, दोनों के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, A और B आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब याद रखें, जो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इनमें से हर लॉ ने कोई ना कोई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई है। जो जीरो लॉ है, टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाया जीरो लॉ ने। जो फर्स्ट लॉ है उसने इंटरनल एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाई। जो सेकंड लॉ है उसने एंट्रोपी इंट्रोड्यूस करवाई। थर्ड लॉ आगे एंट्रोपी की सेकंड लॉ की दरअसल एक्सटेंशन है, जो थर्ड लॉ है। तो अब ये थर्मल इक्विलिब्रियम जो है, ये यूज करके हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं टेम्परेचर को। यहाँ टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करते हैं। सपोज ये जो बॉडी सी है, इसकी जगह जो आपने यहाँ एल्यूमिनियम का ब्लॉक लिया है, इसको रिप्लेस कर दें किसी और बॉडी सी से। सपोज वो बॉडी सी थर्मामीटर है, मरकरी का थर्मामीटर। जब आप लोग मरकरी का थर्मामीटर इसके अंदर डालते हैं, तो जो मरकरी है, जो इसके मालिक्यूल हैं, उनके मालिक्यूलों की मोशन की वजह से मरकरी के मालिक्यूल जो हैं वो आपने उस कॉलम की कैपिलरी के अंदर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। वो डिपेंड करता है कि इसके मालिक्यूल कितनी तेजी से मूव कर रहे हैं। तो हम नोट कर लेंगे कि वो जो मरकरी है कहाँ तक रेज की है, वहां हम नोट कर लेंगे किस लेवल तक रेज की है। तो हमने बॉडी सी को रिप्लेस किया एक थर्मामीटर के साथ, इसके अंदर डाला बॉडी ए के अंदर। तो हमने देखा कि जो मरकरी है उस थर्मामीटर के अंदर कैपिलरी के अंदर रेज करती है। कहाँ तक रेज करती है मरकरी, कहाँ तक रेज करती है, हमने वो लेवल नोट किया। अब हमने वही जो थर्मामीटर है उसको हमने बीकर बी के अंदर डाला, और हमने ये देखा कि बीकर बी में भी जो कैपिलरी के अंदर मरकरी है वो सेम हाइट तक उसने रेज किया है। तो हम ये कहेंगे कि चूंकि जो थर्मामीटर है उसने सेम हाइट तक रेज किया है मरकरी ने थर्मामीटर की कैपिलरी के अंदर, जब हमने इसको बीकर ए में डिप किया, और उस थर्मामीटर ने जब उसको बीकर बी में डिप किया तो भी उसकी जो मरकरी के कॉलम की हाइट है वो सेम थी। इसका मतलब है ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा है। वो जो थर्ड ऑब्जेक्ट हमने डिप किया है वो एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस बन गई हमारे पास, वो एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस बन गई। देखें, here comes the definition of temperature. Now let us replace object C above, जो ऊपर हमने C एल्यूमिनियम का ब्लॉक था, उसको something else के साथ रिप्लेस करें। वो something else क्या है? सपोज वो something else जो है कोई ऐसी चीज जिसमें कुछ चेंज आए बीकर ए में पानी के मालिक्यूल की मोशन के साथ। सपोज अ मरकरी थर्मामीटर, उसको आप ऑब्जेक्ट सी समझ लें, उसको बीकर ए में पुट किया और उसके मरकरी के लेवल में कुछ रेज हुआ, मरकरी का राइज हुआ लेवल मरकरी का, ड्यू टू स्पीड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन बीकर ए, एंड अगेन वी पुट द थर्मामीटर इन बीकर बी एंड मरकरी एटम मूव विद सेम स्पीड और अगेन देयर इज सेम राइज इन लेवल ऑफ मरकरी। बीकर ए में और बीकर बी में दोनों में मरकरी का लेवल सेम हाइट तक रेज हुआ। एंड इफ आई यूज दिस टू डिफाइन टेम्परेचर, then we can say that these two objects A and B are at same temperature, are in thermal equilibrium, and third object C will become now a measuring device. वो temperature measure करने की डिवाइस बन गई। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड ऑब्जेक्ट डाली है वो दरअसल उसमें जो मरकरी का लेवल है वो दरअसल उन दोनों की एनर्जी मेजर कर रहा था, एवरेज एनर्जी मेजर कर रहा था। तो वो एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस बन गई। We will say that both beaker A and B will have same temperature and are in thermal equilibrium. Beaker A और B का temperature same है और thermal equilibrium. Two objects in thermal equilibrium with each other will be at same temperature. जो चीजें thermal equilibrium में हों, ये results हैं जीरोथ लॉ के। दो ऑब्जेक्ट जो thermal equilibrium में उनका टेम्परेचर सेम होगा। अगर दो बॉडीज का टेम्परेचर डिफरेंट है तो इसका मतलब है वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं, टेम्परेचर डिफरेंट है, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं। ये हमारे पास था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है ये बाकी तीनों लॉज से सबसे बाद में डिस्कवर हुआ। अब इसकी
चूंकि इसने एक बुनियादी टर्म टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाई थी, साइंटिस्ट ने कहा कि अब इसको क्या नाम दें। 1935 में इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का नाम दिया गया और ये टेम्परेचर को इंट्रोड्यूस करवाता है। ये हमारे पास था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अल्लाह हाफिज़।